Hello everyone, welcome to NG classes. So our today's chapter is the living world. जो living world chapter है ये हमारा क्लास 11th का चैप्टर है एंड अगर हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें लाइक नीट एंड केवीपीवाई तो एटलीस्ट मिनिमम वन क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आता ही आता है. तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल टर्म है, बहुत ही बेसिक इसमें टर्मिनोलॉजी हमें पढ़ने को मिलेगी. तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर दैट इज द लिविंग वर्ल्ड. लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स पता होने चाहिए रिगार्डिंग योर बायोलॉजी. तो फर्स्टली व्हाट इज बायोलॉजी, बिकॉज हम ये सारी चीजें जो जितने भी चैप्टर अभी हम पढ़ेंगे अपनी 11th एंड 12th के, हम सारे किसके अंदर पढ़ रहे हैं, हमारी बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर. तो फर्स्टली व्हाट इज बायोलॉजी. बायोलॉजी का मीनिंग क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस. बेसिकली बायोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वेरियस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया है, वायरसेस है, हम इन सब के बारे में यहाँ पे स्टडी करते हैं. इसके अलावा जो हमारी लिविंग प्रोसेसेस है, लिविंग प्रोसेसेस का मीनिंग क्या है कि जैसे हम फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, हमें सर्कुलेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, तो हम ये सब चीजों की स्टडी किसके अंदर करेंगे? हम ये सारी चीजें हमारी डिस्कस करते हैं इन द बायोलॉजी सब्जेक्ट. तो जो हमारा टर्म बायोलॉजी था ये किसने हमें दिया था? टर्म बायोलॉजी वाज फर्स्टली कॉइन्ड बाय, ये हमारे टू साइंटिस्ट थे यहाँ पे, लेमार्क एंड ट्रिवेरिनस. ये क्वेश्चन कभी कभी हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि हु फर्स्टली कॉइन्ड द टर्म बायोलॉजी. तो ये जो टर्म बायोलॉजी है ये हमारे टू साइंटिस्ट ने हमें दिया था, लेमार्क एंड ट्रिवेरिनस. देन अगर हम फादर ऑफ बायोलॉजी बोले कि हु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, तो एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज जूलॉजी. बायोलॉजी हमारा एक पूरा ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर हम सारे लाइफ फॉर्म्स को स्टडी कर रहे हैं. फिर हम इस बायोलॉजी को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं. जनरल जो हमारी टू कॉमन ब्रांचेस है वो होती है हमारी जोलॉजी एंड बॉटनी. जो जोलॉजी है उसके अंदर हम जितने एनिमल्स हैं हम उनको स्टडी करते हैं, वाइल जो हमारा बॉटनी है उसमें हम जितने भी प्लांट्स हैं प्लांट्स को स्टडी करते हैं. तो जो हमारे एरिस्टोटल है इनको हम एक तो क्या बोलते हैं कि दे आर नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज दे आर ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी. कि ये जो सब्जेक्ट है इसकी डिस्कवरी किसने की थी? एरिस्टोटल ने की थी. Then if we are talking about father of botany, तो Theophrastus is known as father of botany. तो हमें यहाँ पे two scientists के नेम याद रखने हैं. Aristotle, which is known as father of biology and zoology. Second is Theophrastus, which is known as the father of botany. And अगर आपसे कोई पूछे कि term biology was coined by, तो ये हमारे टू साइंटिस्ट ने दिया था, दैट इज लेमार्क एंड ट्रिवेरिनस. तो ये बहुत बेसिक था अबाउट बायोलॉजी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिस्कस करने से पहले, हमारा चैप्टर डिस्कस करने से पहले, बिकॉज इस पे हमें नीट में या और एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन यहाँ पे हमारे आ सकते हैं. देन नाउ व्हाट इज लिविंग. जो हम टर्म दे रहे हैं, हमने बोला चैप्टर का नेम है हमारा द लिविंग ऑर्गेनिज्म, द लिविंग वर्ल्ड. तो ये लिविंग है क्या? तो जो लिविंग बीइंग है उसका मीनिंग क्या है कि ये बर्थ लेगा. जो भी लिविंग बीइंग है उसका इस जो वर्ल्ड है उसमें बर्थ होगा. चाहे आप वो प्लांट की बात करो, चाहे वो आप एनिमल की बात करो, एनिमल में तो ह्यूमन बीइंग हमारे पास बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, या फिर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करो, आप बैक्टीरिया देखते हो, वो भी क्या करता है? बर्थ लेता है. तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जितने भी लिविंग बीइंग है सबसे पहले तो क्या करेंगे? बर्थ लेंगे. देन दे विल ग्रो. Now, what do you mean by grow? ग्रो कैसे करता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म? जो हमारी सेल्स है, हमारी सेल्स के अंदर बेसिकली सेल डिवीजन होता रहता है, माइटोसिस होता है. हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम किसको बोलेंगे? माइटोटिक डिवीजन वहां पे होगा. तो माइटोटिक डिवीजन होके सेल क्या करेगी? वन सेल प्रेजेंट होगी, देन वो माइटोटिक डिवीजन करेगी, देन उसके बाद वो क्या बनाएगी? आपकी टू सेल बनाएगी, देन फोर सेल बनाएगी. ऐसे करते करते क्या होगा? आपका जो सेल का मास होगा वो इंक्रीज करेगा. मीन्स आपकी बॉडी का या प्लांट की बॉडी का मास क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. तो सबसे पहले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ने क्या किया? बर्थ लिया. देन उसके बाद उसने क्या किया? आपका ग्रो किया, देन डेवलप्स किया. अब अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ग्रोथ हुआ, चिल्ड्रन हुआ, देन उसके बाद क्या हुआ? प्यूबर्टी एज में आना है तो उसको जो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स है उसमें डेवलपमेंट होगा, मैच्योरेशन होगा. देन जो सेक्स ऑर्गन्स है जब वो मैच्योर हो जाएंगे, चाहे हम प्लांट की बात करें या फिर हम एनिमल की बात करें, जब ये मैच्योरेशन हो जाएगा देन वो क्या करेंगे? आपका रिप्रोड्यूस करेंगे.
रिप्रोड्यूस करके क्या करेंगे, न्यू बेबी प्रोड्यूस करेंगे, मीन्स वो अपनी कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन को वहाँ पे बनाए रख रहे हैं। देन इसके बाद वो कहाँ जाएंगे, सेनीसेंस। सेनीसेंस क्या है, हमारी जनरली एजिंग को हम दूसरा टर्म बोलते हैं सेनीसेंस। सेनीसेंस मीन्स एजिंग हो रहा है, जैसे हम बोलते हैं ह्यूमन बीइंग में ओल्ड पर्सन, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, आपका सेनीसेंस में। एंड देन फाइनली उनकी क्या होगी, डेथ होगी। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे आप प्लांट बोलो, चाहे आप एनिमल बोलो, या फिर आप कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलो, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, बर्थ करेंगे, देन ग्रो करेंगे, देन उनमें डेवलपमेंट होगा, मैच्योरेशन होगा, वो रिप्रोड्यूस करेंगे, उनमें एजिंग होगा, एंड फाइनली उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये जो पूरा पीरियड होता है, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज लाइफ स्पेन। यहाँ हमने डेफिनेशन में एक टर्म यूज किया, नेचुरल डेथ। हम यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ का बात नहीं कर रहे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी वजह से डेथ हो जाता है। हम यहाँ पे ये फैक्टर्स का बात नहीं कर रहे, हम नेचुरल डेथ की बात कर रहे हैं। कि जैसे ह्यूमन बीइंग का अगर हम लाइफ स्पेन बोले, ऑन एन एवरेज अगर हम बोलते हैं तो 65 टू 70 ईयर्स होता है। तो जब वो 65 टू 70 ईयर्स के बाद अगर उसका डेथ होता है, इस टाइम पीरियड में डेथ होता है, दैट इट इज कॉल्ड एज लाइफ स्पेन। अगर उसका किस 30 ईयर्स में हो रहा है, 40 ईयर्स में हो रहा है, तो वो एक्सीडेंटल डेथ है, इट इज नॉट कॉल्ड एज लाइफ स्पेन। तो लाइफ स्पेन क्या है हमारा, ये पीरियड ऑफ टाइम है आपका बर्थ से लेके पूरा नेचुरल डेथ तक। और ये बेसिकली हम जो ये लाइफ स्पेन वाला टर्मिनोलॉजी है, ये हम अपना क्लास 12th में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। वहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। वहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ स्पेन को हम डिस्कस करेंगे। तो अभी केवल हमें ये याद रखना है कि व्हाट इज लाइफ स्पेन। इट इज अ पीरियड फ्रॉम birth to the natural death of a living organism, it is known as the life span. नाउ अगर हम लिविंग बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कुछ तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होंगे, तभी हमने किसी पर्सन को या किसी ऑर्गेनिज्म को बोला है कि लिविंग बीइंग है। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं लिविंग बीइंग के। फर्स्ट वन, जो लिविंग बीइंग है वो क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। ग्रोथ कैसे करेंगे, अभी हमने डिस्कस किया कि सेल आपका डिवाइड करेगी, माइटोसिस करेगी, मियोसिस करेगी, एंड देन वो आपकी फर्दर सेल्स का प्रोडक्शन करेगी। देन और क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम यहाँ सारे नहीं बोल रहे, मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म वो क्या करेंगे, आपका रिप्रोड्यूस करेंगे, ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन करेंगे। देन थर्ड आता है आपका कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस बेसिकली होता क्या है आपका, व्हाट इज कॉन्शियसनेस, इट इज एन एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, it is an ability of an organism to produce to respond external stimulus. कॉन्शियसनेस क्या है हमारा, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका स्टिमुलस मीन्स जो आप एक्सटर्नल कोई फैक्टर दे रहे हो, जब उसके अगेंस्ट वो आपका जब रिस्पॉन्ड देगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द कॉन्शियसनेस। देन फोर्थ कैरेक्टर होता है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है हमारी बॉडी में, जो रेस्पिरेशन में रिएक्शन हो रही है, या प्लांट पे फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन हो रही है, वो सब किस में आएगा, हमारा मेटाबॉलिज्म के अंदर आएगा। एंड देन नेक्स्ट फैक्टर आएगा हमारा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मीन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे प्रेजेंट होंगे, सब में क्या प्रेजेंट होगी, आपकी सेल प्रेजेंट होगी। चाहे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करो, चाहे आप प्लांट की बात करो, चाहे आप ह्यूमन बीइंग की बात करो, या फिर आप यूनिसेल्युलर की बात करो जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट होगा, या मल्टी सेल्युलर की बात करो, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारी सेल प्रेजेंट होगी। बस एक एक्सेप्शन यहाँ पे आ जाता है, दैट इज द वायरसेस, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपके कुछ बेसिक पॉइंट है अबाउट द लिविंग बींग्स। अब ये जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक है, इनको हमें ध्यान रखना है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म एंड सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। हम इनको कैसे याद रख सकते हैं, बेसिकली इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, इसके लिए एक बहुत सिंपल से ट्रिक है। आपने ग्राम्स सुना होगा, तो ग्राम्स की जनरली जो स्पेलिंग होती है वो होती है GRAMS, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे GRAMC। ठीक है, तो यहाँ पे G का मीनिंग क्या है हमारा, G स्टैंड फॉर योर ग्रोथ, R स्टैंड फॉर योर रिप्रोडक्शन,
A stand for ability of an organism to respond the stimulus, that is the consciousness. M stand for metabolism and C stand for cellular organization. तो these are the 5 properties of the living organism. इसके अलावा हम किसी को इंक्लूड नहीं करते, यही 5 important हमारी प्रॉपर्टीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म की. देन अब जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है इनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ. ग्रोथ बेसिकली अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कैसे होगा कि जो सेल होगी वो हमारी बॉडी के अंदर डिवाइड करेगी एंड वो मास में इंक्रीज करेगी. तो ग्रोथ क्या है हमारा? इट इज द इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर द ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ. अब इसका क्या मीनिंग था हमारा? इंक्रीज इन मास. इंक्रीज इन मास कैसे हो रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट की बॉडी के अंदर जो सेल है दे विल अंडरगो द सेल डिविजन. ठीक है, सेल डिविजन करके क्या करेगी? वन सेल थी, डिवाइड किया, क्या बना दी? आपकी 2 सेल बना दी. तो ऐसे तो क्या किया उसने? मास में इंक्रीज हुआ. अब इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल. अब ये हम किस केस में बोल रहे हैं? सपोज इफ यू आर टेकिंग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मीन्स इसमें क्या होगी? आपकी ओनली वन सेल यहाँ पे प्रेजेंट होगी. तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल हो सकता है हमारा अमीबा. ठीक है, अमीबा कैसा है हमारा? इट इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. तो हमारा ये अमीबा था यहाँ पे. इस अमीबा में क्या हुआ? आपका सेल डिवीजन हुआ. कैसे होगा कि दिस इज योर अमीबा. पहले इसका क्या हुआ? आपका साइटोप्लाज्म में डिवीजन हुआ. ये हम सेकेंड एंड सेल डिवीजन में पढ़ेंगे कौन कौन सी स्टेजेस आती है. तो अमीबा में सबसे पहले क्या हुआ? हमारा साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ. दैट इज मींस यहाँ पे क्या हुआ? आपका साइटोकाइनेसिस हुआ. ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? आपका ये जो अमीबा सेल है ये आपकी 2 अमीबा सेल में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी. इसने यहाँ पे क्या बना दिया? आपके 2 डॉटर अमीबा सेल. तो ये तो कैसा था हमारा? यूनिसेल्युलर था, एक सिंगल सेल थी. अब ये जब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आपका डिवाइड करेगा तो ये मास में तो इंक्रीज होगा इस स्टेज में, बट ये आपके नंबर में भी आपका इंक्रीज होगा. कि फर्स्ट स्टेज में देखा हमने ये आपका मास में इंक्रीज हो रहा है. सेकेंड स्टेज में जब आपने देखा तो इसने क्या किया? 1 अमीबा सेल था, इसने डिवाइड होके क्या बना दिया? 2 अमीबा सेल. तो दैट मीन्स इसने अपने नंबर में भी क्या किया? इंक्रीज किया. तो जो हमारा मास है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ये क्या है आपके? दीज आर द ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ. और ये क्वेश्चन हमें जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ. तो कौन से ट्विन कैरेक्टर्स है हमारे? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है, अगर हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, अभी तो हम क्या लेके चले थे? आपका यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. अगर हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हम कैसे देख सकते हैं कि हमारा जब आपका मेल एंड फीमेल गैमेट है वो आपका फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा. तो हम सीधे यहाँ पे जाइगोट को लिखते हैं. ठीक है, आपका फ्यूजन के बाद क्या बना? जाइगोट बना. अब इस जाइगोट में क्या होंगे? हमारे डिवीजन होंगे. ये जाइगोट डिवाइड करेगा, ये क्या बनाएगा? पहले 2 सेल बनाएगा. देन उसके बाद ये क्या करेगा? डिवाइड होके आपकी 4 सेल बनाएगा. तो ऐसे ये डिवीजन क्या होगा? आपका चलता रहेगा. तो ये क्या हो रहा है? आपका इंक्रीज कर रहा है मास में. ठीक है, देन अगर हम ग्रोथ की डेफिनेशन की बात करें, ये तो हमने कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ बोले कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ये हमारे ट्विन कैरेक्टर्स हैं ग्रोथ के. अगर अब हम डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज ग्रोथ, कभी कभी आपको एक एग्जाम में, बोर्ड्स एग्जाम में बेसिकली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आता है. तो व्हाट इज ग्रोथ? इट इज द इरिवर्सिबल permanent increase in size of an organism or its part. आपने ग्रोथ को कैसे डिफाइन किया? ये क्या है आपका? इरिवर्सिबल मींस ये वापस आपका रिपीट नहीं हो सकता. कि सपोज आज हम जैसे अभी यंग स्टेज में जो होते हैं उनकी हाइट इंक्रीज होती है. ठीक है, सपोज कोई 5'5" तक पहुंच जाता है. अब ऐसा तो नहीं ना कि आज उसकी हाइट 5'5" है, कल उसकी हाइट 5'4" हो गई. पॉसिबल नहीं है. ग्रोथ कैसा है हमारा? इरिवर्सिबल चेंज है. मींस ये वापस आपका रिपीट नहीं हो सकता. इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज. कि ऐसा नहीं है कि आज 5'5" हाइट है, कल 5'4" हो गई, परसों 5'3" हो गई. ऐसा पॉसिबल नहीं है. आप ये कैसा होगा? इरिवर्सिबल परमानेंट
इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट। प्लांट में अगर हम बात करें, सपोज उसका स्टेम का हाइट धीरे धीरे इंक्रीज होगा या फिर उसकी जो लीव्स का साइज इंक्रीज होगा, तो वो जो साइज इंक्रीज होगा वो वापस आपका रिपीट नहीं हो सकता कि वो छोटा साइज में हो जाए। जितना साइज रहेगा, जितना ग्रोथ होगा, उतना ही वो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ग्रोथ। व्हाट इज ग्रोथ? It is the irreversible permanent increase in the size of an organism or its part। कोई भी पार्ट उसका हो सकता है। प्लांट पे जैसे मैंने बोला कि पूरा एक प्लांट है, उसका आपका स्टेम हो गया, वो अभी आपका ग्रो कर रहा है, या लीफ है उसकी, वो अभी ग्रो कर रही है, फ्रूट है वो अभी ग्रो कर रहा है, तो ये क्या होगा आपका ग्रोथ। जो हमारा ग्रोथ होता है ये क्या आपका, इट इज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। जो हमारा ग्रोथ होगा वो आपका मेटाबॉलिज्म का आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा। मेटाबॉलिज्म अगर हम अभी जनरल टर्म में बोले तो जो भी हमारी केमिकल रिएक्शंस बॉडी में हो रही है, तो उनकी वजह से हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। जब तक हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, जब तक प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, या जब तक आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, तब तक वो आपका ग्रो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ग्रोथ कैसे हमारा, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ ग्रोथ। तो बेसिकली जो हमारा ग्रोथ होता है आपका प्लांट एंड एनिमल दोनों में ही आपका डिफरेंट होता है। तो फर्स्टली हम टाइप्स ऑफ ग्रोथ डिस्कस करेंगे कि वो आपका इंट्रिंसिक ग्रोथ है या फिर एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। जो हमारा ग्रोथ है बेसिकली हम इसको टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इंट्रिंसिक ग्रोथ एंड सेकेंड वन इज द एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। कि जो ग्रोथ हो रही है वो आपकी बॉडी के अंदर हो रही है या बॉडी के बाहर हो रही है। बेसिस की अगर हम बात करें तो लोकेशन क्या है या पोजीशन क्या है। तो अगर हम इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात करें तो इंट्रिंसिक ग्रोथ का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो ग्रोथ होगी वो बॉडी के अंदर होगी। तो ग्रोथ ऑकर्स इनसाइड द बॉडी बाय सेल डिविजन। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, हमेशा ये चीज याद रखना, हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो वहां पे ग्रोथ कैसी होगी, हमारी सेल डिविजन के थ्रू ही होगी। ठीक है, तो इंट्रिंसिक ग्रोथ का मीनिंग क्या था कि जो ग्रोथ हो रही है वो कैसे हो रही है, हमारी बॉडी के अंदर हो रही है बाय द सेल डिविजन। और अगर हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की बात करें तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का मीनिंग क्या है, आपने देखा है कि हमारे में कोई बाहर से कोई चीज ग्रो कर रही है, पॉसिबल नहीं है ऐसा। तो ये क्या होगी आपकी, दिस इज द accumulation of substances over the non-living thing। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का मीनिंग क्या है कि एक्यूमुलेशन हो रहा है सब्सटेंसेस का ओवर द नॉन लिविंग थिंग या ओवर द सरफेस। ठीक है, कैसे, सपोज अगर हम किसी माउंटेन की बात करें, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल में कोई माउंटेन ले, सपोज दिस इज अ माउंटेन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता रहता है, ऐसा तो नहीं है कि माउंटेन में जितनी सॉइल एक बार में उतनी होगी। यहाँ पे क्या होती है, आपकी सॉइल का एडिशन होता रहता है। दिस इज योर माउंटेन एंड इस पे क्या हो रहा है, हमारा एडिशन ऑफ सॉयल हो रहा है। तो इसके अंदर तो कुछ नहीं हो रहा है ना, ये तो सेल डिवाइड नहीं कर रही है। माउंटेन क्या हमारा नॉन लिविंग थिंग है, इसके अंदर तो कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन इसके जो सरफेस है, सरफेस पे क्या हो रहा है, हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ सॉयल हो रहा है। तो ये किसका एग्जांपल होगा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द एक्सट्रिंसिक ग्रोथ where cell division is absent। तो ये किस में होगी, this type of growth is present in the non living thing। और अगर हम इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात करें तो इंट्रिंसिक ग्रोथ का मीनिंग क्या है, ये लिविंग बीइंग के अंदर, सेल की बात कर रहे हैं, सेल हमेशा किस में प्रेजेंट होगी, लिविंग बीइंग में प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे सेल डिवाइड कर रही है, तो दैट मीन्स ये किसका प्रॉपर्टी है, आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी of living organism।
कि जो हमारी इंट्रिंसिक ग्रोथ है वो क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जिसमें आपका एक्सेप्शन प्रेजेंट नहीं होगा। इंट्रिंसिक ग्रोथ सेल डिवीजन की वजह से हो रही है, सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसी ग्रोथ दिखाएंगे, इंट्रिंसिक ग्रोथ दिखाएंगे। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है वो केवल किस में प्रेजेंट होगी, नॉन लिविंग थिंग में। तो अगर हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो हमारी कौन सी टाइप की ग्रोथ आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में आएगी, योर इंट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, देन आपका ग्रोथ का एक और टाइप होता है कि प्लांट में कैसे ग्रोथ होगा और एनिमल में कैसे ग्रोथ होगा। तो इन प्लांट्स एंड एनिमल ग्रोथ आपकी डिफरेंट टाइप की होती है। इन द केस ऑफ प्लांट जो ग्रोथ होगी वो कैसी होगी हमारी, इट विल बी योर इनडिटर्मिनेट और अनलिमिटेड। while in the case of animal जो हमारी ग्रोथ होगी वो कैसी होगी, डिटर्मिनेट और लिमिटेड। अब ये होता क्या है, व्हाट इज इनडिटर्मिनेट और अनलिमिटेड। आपने प्लांट में देखा होगा कि प्लांट कितना भी ग्रो कर सकता है। क्यों ग्रो कर सकता है, बिकॉज उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो इनडिटर्मिनेट और अनलिमिटेड ग्रोथ का मीनिंग क्या है, ग्रोथ occurs continuously during the life span of organism। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ का मीनिंग क्या है कि ग्रोथ आपकी कॉन्टिन्यूसली होती रहेगी, जितना उसका लाइफ स्पेन है। सपोज किसी प्लांट का लाइफ स्पेन 20 ईयर्स है, तो 20 ईयर्स तक वो क्या करता रहेगा, आपका कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता रहेगा। 20 ईयर्स उसके बाद तो उसका क्या हो जाएगा, आपका डेथ हो जाएगा। लेकिन 20 ईयर्स तक उसका जो ग्रोथ होगा वो कॉन्टिन्यूसली आपका चलता रहेगा। तो ये टाइप ऑफ ग्रोथ हमारी किस में प्रेजेंट होती है, दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स। एंड अगर हम डिटर्मिनेट ग्रोथ का बात करें तो डिटर्मिनेट ग्रोथ की मीनिंग क्या है, ग्रोथ occurs only up to a certain age। डिटर्मिनेट ग्रोथ का मीनिंग क्या है कि एक पर्टिकुलर एज तक ही क्या कर पाएगा, वो आपका ग्रो कर पाएगा। जैसे एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स है, कैसे हमें जो एज जो बेसिकली जो ग्रोथ का टाइम पीरियड होता है जिसमें हाइट बढ़ती है किसी इंडिविजुअल की, वो 18 ईयर्स तक बढ़ती है। 18 ईयर्स के बाद थोड़ा रेयर होता है कि किसी की हाइट इंक्रीज होती है। ऐसा तो नहीं ना कि जितना ज्यादा एज होता जा रहा है ह्यूमन बींग का उतना ज्यादा वो आपका ग्रो कर रहा है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो डिटर्मिनेट ग्रोथ होगी वो आपकी एक पर्टिकुलर सर्टेन एज तक होगी, उसके बाद वो ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा रहता है तो फिर ह्यूमन बींग का जो हाइट है वो कितना ज्यादा हो जाता। ठीक है, तो जो डिटर्मिनेट और लिमिटेड ग्रोथ है वो किसमें प्रेजेंट होती है, हमारे एनिमल्स में। ह्यूमन बींग है, रैट है, रैबिट है, सब में आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर टाइम तक वो ग्रो करते हैं। अगर वो ग्रो करते जाएंगे तो ये अर्थ तो पूरा एनिमल से ही भर जाएगा, स्पेस ही नहीं रहेगा। तो इस वजह से आपकी क्या होती है, यहाँ पे पर्टिकुलर आपकी टाइप ऑफ ग्रोथ प्रेजेंट होती है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ ग्रोथ विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स एंड एनिमल। तो हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला जो हमारे इंट्रिंसिक ग्रोथ है वो क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आपको एग्जाम में ग्रोथ के बारे में आए तो इसको याद रखना, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस चीज का याद रखना कि जो ग्रोथ है वो, अगर हम पर्टिकुलर एक ग्रोथ टर्म यूज कर रहे हैं तो वो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी, बिकॉज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग में आप उसको नहीं बोल सकते कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसी ग्रोथ प्रेजेंट होगी। तो अगर उन्होंने ग्रोथ बोला है तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कभी नहीं होगी। अगर उन्होंने वहां पे स्पेसिफाई किया है इंट्रिंसिक ग्रोथ, देन यू विल टिक द इंट्रिंसिक ग्रोथ। अगर आपको पूछा है कि विच इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और वहां पे आपको ऑप्शन में इंट्रिंसिक ग्रोथ मेंशन है,
तो आप वहां पे टिक इंट्रिंसिक ग्रोथ को करोगे। लेकिन अगर उन्होंने केवल ग्रोथ लिखा है तो हम उसको टिक नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। हम ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है सब में पढ़ते हुए चलेंगे कि कौन सा डिफाइनिंग कैरेक्टर है और कौन सा डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। तो ध्यान रखना, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ सेकेंड टर्म आता है हमारा मेटाबॉलिज्म। अभी हम इतनी बार ये टर्म यूज कर चुके हैं क्लास में। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? तो ये क्या है आपका? दिस इज द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर्स इन अवर बॉडी। कि हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है उसको आपने पर्टिकुलर एक टर्म दे दिया है, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब जो हमारा मेटाबॉलिज्म है बेसिकली वो आपका टू टाइप्स का होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो इनको डिस्कस करते हैं, व्हाट इज कैटाबॉलिज्म एंड व्हाट इज एनाबॉलिज्म। So firstly, we will discuss about the anabolism. Now, what is anabolism? Anabolism means यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? synthesis हो रहा है complex compound का from the simpler one. Means simple compound will produce your complex compound. मीन्स अब ये कैसे हो सकता है सिंपल कंपाउंड का कन्वर्जन आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में? हमारा जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड आर द मोनोमर यूनिट, तो ये कैसे आपके सिंपल कंपाउंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स, दीज आर द सिंपल कंपाउंड और दे आर द मोनोमर। ये आपका कन्वर्ट होते हैं प्रोटीन में, आपका बॉन्ड बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, तब जाके क्या बनाते हैं? आपके प्रोटीन्स बनाते हैं। या फिर हम यहाँ पे ले सकते हैं फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है हमारा कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है इट विल रिएक्ट विद योर वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये यहाँ पे क्या बनाएगा आपका? इट विल फॉर्म योर ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6। इसके अलावा ये और क्या बनाता है यहाँ पे आपका? 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये क्या थे? हमारे सिंपल कंपाउंड थे। इन्होंने रिएक्शन करके क्या बनाया? आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया। तो जब आपका सिंथेसिस होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फ्रॉम द सिंपल वन, दैट इज नोन एज एनाबॉलिज्म। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ बना रहे हो, है ना? सिंपल कंपाउंड ने आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया, अमाइनो एसिड्स ने आपका प्रोटीन बनाया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ने आपका ग्लूकोज बनाया। तो आप यहाँ पे कुछ बना रहे हो। तो ये कैसी प्रोसेस होगी अगर हम जनरल इसको बोले तो? दिस इज द कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ चीज का फॉर्मेशन कर रहे हो। अब एक आप सिंपल एग्जांपल लेके अपन चलते हैं कि जब हम कोई बिल्डिंग का प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंस्ट्रक्शन में हमें बेसिकली आपका ब्रिक्स लेना पड़ेगा, हमें वहां पे आपका ये बजरी सीमेंट जो भी होता है ये आपको वहां पे यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा वहां पे क्या लगेगी? लेबर की एनर्जी भी लगेगी। तो हमेशा याद रखना कि जो भी कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है या जो एनाबॉलिज्म है, इसमें क्या करते हैं हम? we will utilize the energy. तो energy is utilized in anabolism. इस चीज को याद रखना, बिकॉज अभी आगे जाके बहुत सारी प्रोसेसेस आप लर्न करोगे, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इन सबको अलग अलग पढ़ोगे, तो वहां पे ये टर्म आपके पास आएंगे, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। तो हमेशा यहीं से याद रखो कि आप एनाबॉलिज्म की बात कर रहे हो, मीन्स आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आपको वहां पे एनर्जी अपनी यूज करनी पड़ेगी। तो ये एक ऐसी प्रोसेस होगी, एनर्जी यूटिलाइजेशन वाली प्रोसेस। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हमारा कैटाबॉलिज्म। नाउ व्हाट इज कैटाबॉलिज्म? एनाबॉलिज्म का जस्ट अपोजिट। यहाँ पे क्या होगा आपका? जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है यहाँ पे क्या होगा? इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ब्रेक डाउन होगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका ब्रेक होगा इनटू द सिंपल कंपाउंड। कि जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था उसका ब्रेकडाउन हो गया सिंपल कंपाउंड में। ठीक है, अगर हम यहीं पे देखें तो अभी आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा था, कैटाबॉलिज्म में क्या होगा? ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू द अमाइनो एसिड। तो हमारा जो प्रोटीन था वो कैसा था? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, पेप्टाइड बॉन्ड से आपका बना था। और जो हमारे सिंपल कंपाउंड थे वो कौन थे? हमारे अमाइनो एसिड। ठीक, और यहाँ पे हमने फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन लिया था अपना एनाबॉलिक रिएक्शन में। अब अगर हम कैटाबॉलिज्म का बात करें तो हम यहाँ पे अपनी रेस्पिरेशन की इक्वेशन लेंगे। तो रेस्पिरेशन की इक्वेशन क्या हमारी? C6H12O6। ये किसके साथ रिएक्ट करता है? आपका 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, एंड ये क्या बनाता है यहाँ पे प्रोडक्ट में? आपका 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस इसके अलावा यहाँ पे क्या बनती है आपकी वाटर मॉलिक्यूल, कितने वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, प्लस यहाँ पे क्या बनेगी हमारी एनर्जी। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कैटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो दैट मीन्स कैटाबॉलिज्म कैसी होगी हमारे, दिस वन इज योर डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। आपका एनाबॉलिक प्रोसेस कैसी थी, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, कि आप किसी का फॉर्मेशन कर रहे हो, और कैटाबॉलिज्म कैसी होगी, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, मींस जो आपका कंपाउंड बना था उसका वहां पे ब्रेक डाउन होगा। अब अभी हमने जब आपका एग्जांपल लिया कि आप कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आप वहां पे एनर्जी लगा रहे हो, आप वहां पे जो भी है अपना ब्रिक्स लगा रहे हो, सीमेंट लगा रहे हो, ये सब चीजों को यूटिलाइज कर रहे हो। अब सपोज जो आपने बिल्डिंग बनाई थी, कुछ भी ऐसा कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन आई, वो बिल्डिंग आपका ब्रेक हो गई, ठीक। अब वो जब बिल्डिंग आपका डिस्ट्रक्ट होगी, ब्रेक होगी, तो उससे क्या रिलीज होगा, आपका जो भी एनर्जी थी लगी वो सारी बर्बाद हो गई आपकी, वो रिलीज हो गई वहां से, ठीक। इसके अलावा आपका जो वहां पे ब्रिक थी वो भी हट जाए, वो भी आपका टूट जाएगा, आपका जो भी सीमेंट है वो भी आपको अलग मिल जाएगा। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। तो मीन्स इसमें क्या होगा, आपका एनर्जी का रिलीज होगा। तो एनर्जी is released during catabolic process. तो ये चीजें याद रखना हमेशा। Anabolic is the constructive process. That means in this process energy is utilized. Catabolic is the destructive process. That means energy यहाँ पे क्या होगी आपकी, released होगी, ठीक है। So this is the difference between anabolic and the catabolic process. Now यहाँ पे कुछ examples की बात करते हैं हम, जो हमारा isolated metabolic reaction है। An isolated metabolic reaction that occur outside the body in a test tube is considered neither living nor non-living. अब इसका क्या मीनिंग था, आपने ये स्टेटमेंट दिया आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो आप इन विट्रो कंडीशन में करवा रहे हो। इन विट्रो का मीनिंग क्या होता है, बॉडी से बाहर। इन विवो का मीनिंग होता है इनसाइड द बॉडी, और इन विट्रो का मीनिंग होता है बॉडी से बाहर, ठीक है। जो आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, आप वो रिएक्शन करवा रहे हो बाहर लेबोरेटरी में, तो आप उस आपने बोला ना तो वो लिविंग है ना नॉन लिविंग है। अब ऐसा क्यों बोला आपने, जो टेस्ट ट्यूब के अंदर आप रिएक्शन करवा रहे हो उसमें मेटाबॉलिज्म तो हो रहा है ना, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, दैट मीन्स वो कैसी प्रोसेस हो जाएगी आपकी, वहां पे आपका मेटाबॉलिज्म है, तो ये आपकी लिविंग प्रॉपर्टी का कैरेक्टर है, तो आपने उसको बोल दिया कि वो लिविंग थिंग है। अब लेकिन उसमें सेल्स तो नहीं है, उसमें आपके बाकी कंपाउंड तो नहीं है, तो आप उसको लिविंग भी प्रॉपरली नहीं बोल सकते। तो आपने उस प्रोसेस को क्या बोल दिया, ना तो वो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इट इज योर नॉन लिविंग प्रोसेस बिकॉज उसमें सेल नहीं है, या फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इट इज योर लिविंग प्रोसेस बिकॉज उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, उसमें सारा प्रोसेस आपका हो रहा है। तो ये आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, इट इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी, बिकॉज किसी भी नॉन लिविंग थिंग में आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होता है। जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे सब में मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा। नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट द मेटाबॉलिज्म। तो याद रखना, ग्रोथ क्या था, जब हमने एक पर्टिकुलर टर्म ग्रोथ यूज किया था, वो कैसा प्रोसेस था हमारा, वो आपका नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर था, आप उसको डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं बोल सकते। बट जो हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन है, ये क्या है हमारा, दिस इज द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है बेसिकली हमारा, इट इज अ biological process by which an organism produces offspring of its own type. जो रिप्रोडक्शन है, जब ह्यूमन में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो क्या बना रहे हैं, बेबीज बना रहे हैं, अपनी तरह बेबी बना रहे हैं। ऐसा तो नहीं ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन करके हॉर्स बना रहे हैं या कोई और एनिमल बना रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। ह्यूमन अगर रिप्रोड्यूस करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, अपनी तरह ह्यूमन प्रोड्यूस करेंगे। तो रिप्रोडक्शन क्या आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिससे ऑर्गेनिज्म, चाहे आप प्लांट की बात करो, चाहे आप एनिमल की बात करो, या फिर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करो, सब क्या करेंगे, अपनी टाइप के ऑफस्प्रिंग को वहां पे प्रोड्यूस करेंगे। और रिप्रोडक्शन की वजह से ही हम कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बना के रखते हैं। कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज मीन्स जनरेशन टू जनरेशन आपका प्रेजेंट होता है। अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं करता तो ह्यूमन की स्पीशीज आज ही या बहुत पहले खत्म हो चुकी होगी, या प्लांट की स्पीशीज बहुत पहले खत्म हो चुकी होगी। तो हमेशा याद रखते हैं हमें कि रिप्रोडक्शन की वजह से ही आपकी कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बनी है, ठीक है। जो हमारा रिप्रोडक्शन है, ये आपके
टू टाइप्स का होता है, asexual reproduction and sexual reproduction. Now what is asexual reproduction and what is sexual reproduction? Asexual reproduction means fusion of gametes. Fusion of gametes, that means हम इस प्रोसेस को क्या नेम देते हैं? That is fertilization. And meiosis is absent. जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे आपके गैमेट्स का फ्यूजन एब्सेंट होगा, एज वेल एज जो मियोसिस का प्रोसेस है, जो रिडक्शनल डिवीजन है. माइटोसिस में तो क्या होता है, वन सेल आपका डिवाइड करके टू सेल फोर सेल ऐसे करके बनाती है. मियोसिस क्या है, आपका रिडक्शनल डिवीजन है, इसमें क्रोमोसोम के नंबर हमारे रिड्यूस होते रहते हैं. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका गैमेट का फ्यूजन, दैट मीन्स आपका जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है और जो मियोसिस है, ये दोनों क्या होगा, यहाँ पे एब्सेंट होगा. और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जस्ट इसका अपोजिट होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड मियोसिस टेक्स प्लेस. यहाँ पे आपका फ्यूजन ऑफ गैमेट भी होगा और यहाँ पे आपका मियोसिस भी होगा. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होगा, व्हाइल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ये आपका प्रेजेंट होगा. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बेसिकली वो हम आपका क्लास 12 में पढ़ेंगे. वहाँ पे हमारा पूरा एक चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. देन एनिमल्स के लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक पूरा चैप्टर है, उसको हम वहाँ पे ज्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे. नाउ यहाँ पे हम सम कॉमन मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा कैसे कैसे होता है. तो फर्स्ट मेथड है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन का मीनिंग क्या है कि पैरेंटल ऑर्गेनिज्म divides and make two daughter cells. बाइनरी फिजन हमारा बहुत सिंपल है. क्या मीनिंग है कि जो पैरेंटल ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा, टू डॉटर सेल बनाएगा. कैसे? अभी हमने थोड़ी देर पहले अमीबा का पढ़ा था कि आपका अमीबा है, सपोज दिस इज योर पैरेंटल अमीबा. इसमें क्या प्रेजेंट है हमारा, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा एंड इसके सराउंडिंग में जो ये प्रेजेंट है दैट इज द साइटोप्लाज्म. ये अमीबा क्या करेगा, आपका डिवाइड करेगा, इसकी जो साइटोप्लाज्म है वो आपका डिवाइड करेगा. दिस इज द डिवीजन, साइटोकाइनेसिस. देन इसके बाद क्या होगा हमारा, कैरियोकाइनेसिस. अभी तक हमारे न्यूक्लियस डिवाइड नहीं किया था, बस ये स्ट्रेच हुआ है. साइटोप्लाज्म तो डिवाइड हो गया लेकिन न्यूक्लियस बस हमारा स्ट्रेच हुआ है. तो अब क्या होगा आपका, न्यूक्लियस का भी डिवीजन होगा. दैट मीन्स आपका यहाँ पे क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, दैट इज योर न्यूक्लियर डिवीजन. एंड आफ्टर कैरियोकाइनेसिस जब दोनों सेल में अपना अपना न्यूक्लियस आ जाएगा तो ये क्या बनाएंगे, आपके टू डॉटर अमीबा सेल को प्रोड्यूस करेंगे. तो दिस इज योर बाइनरी फिजन की एक पेरेंटल अमीबा ने क्या किया, डिवाइड किया एंड क्या बना दिया, आपके टू डॉटर अमीबा सेल का प्रोडक्शन कर दिया. तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द बाइनरी फिजन. ठीक है, बाइनरी फिजन बेसिकली बहुत टाइप का होता है. आपका ट्रांसवर्स होता है. ट्रांसवर्स मीन्स आपका कैसा होगा, वो आपका हॉरिजॉन्टल होगा. ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडनल है मीन्स वर्टिकली आपका डिवीजन होगा. तो ये हम फर्दर आपका आगे अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे. तो अभी केवल इतना याद रखना है, व्हाट इज बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन का मीनिंग है कि जो पैरेंटल ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड करेगा, साइटोकाइनेसिस करेगा, कैरियोकाइनेसिस करेगा एंड हमारी टू डॉटर सेल्स का आपका प्रोडक्शन करेगा. तो एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, अमीबा. इसके अलावा ये किस में प्रेजेंट होता है हमारा, पैरामीशियम. दीज आर द एग्जांपल फॉर द बाइनरी फिजन. नाउ नेक्स्ट टाइप का हमारा जो डिवीजन है दैट इज द फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग क्या है कि जो पैरेंटल बॉडी है ये डिवाइड होगी सेवरल सेगमेंट्स में, सेवरल फ्रेगमेंट्स में. एंड देन जितने फ्रेगमेंट है वो आपका न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगे. कैसे,
बेसिकली जो फ्रेगमेंटेशन है ये हमारा एक इंडिविजुअल है आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज का मेंबर, उसमें ये प्रेजेंट होता है प्लेनेरिया। इट इज द इंडिविजुअल ऑफ द प्लेटीहेल्मिन्थीज। यहाँ पे क्या होगा, इस प्लेनेरिया की बॉडी में आपके डिवीजन होंगे। सपोज फर्स्ट डिवीजन यहाँ पे था, सेकेंड डिवीजन यहाँ पे हुआ, ठीक है, ये आपका फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गया। अब क्या होगा, हर एक फ्रेगमेंट यहाँ पे क्या करेगा, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। तो इससे कितने हमें फ्रेगमेंट्स, कितने न्यू इंडिविजुअल बनेंगे, 1 2 3, यहाँ पे 3 फ्रेगमेंट्स हमें बने, तो यहाँ पे 3 इंडिविजुअल आपके फॉर्म होंगे। Okay, suppose this is your first daughter planaria. This is your second daughter planaria, and दिस इज योर थर्ड डॉटर प्लेनेरिया। तो यहाँ पे क्या बनाया, एक प्लेनेरिया ने आपका डिवाइड किया फ्रेगमेंट्स में, और उसके बाद क्या बनाया, आपके 3 डॉटर प्लेनेरिया का डिवीजन फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो एग्जांपल क्या आ जाएगा, प्लेनेरिया। ये किसका एग्जांपल है हमारा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा बडिंग। अब बडिंग का मीनिंग क्या है, कि जो हमारी पैरेंटल बॉडी होगी, पैरेंटल बॉडी में आपका एक बड का फॉर्मेशन होगा, एंड वो बड आपका डेवलप करेगी पेरेंटल बॉडी में, और न्यू इंडिविजुअल का देन डिटैच होकर फॉर्मेशन करेगी। तो बडिंग का मीनिंग क्या है, अ बड इज प्रोड्यूस्ड ऑन द पेरेंटल बॉडी, it develops in parental body, and then after maturation it detaches from parent's body and form a new individual. तो ये क्या हमारा, दिस इज द डेफिनेशन फॉर द बडिंग। बडिंग में क्या हो रहा है कि हमारी जो पैरेंटल बॉडी है उसमें एक बर्ड डेवलप हो रही है, ये पूरा वहां पे आपका न्यूट्रिशन लेगी, पूरा मैच्योरेशन करेगी, देन आफ्टर मैच्योरेशन वहां से ये डिटैच होके आपका न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगी। तो बेसिकली किस किस में मिलते हैं, अगर इनके एग्जांपल्स की बात करें तो ये किस किस में होगा हमारा बडिंग, इट अकर्स इन ईस्ट, जो हमारा फंगस का मेंबर है, एंड हाइड्रा, ये हमारा एनिमल किंगडम का मेंबर है आपका सिलेक्ट्रेटा का। देन फोर्थ है हमारा रीजनरेशन। रीजनरेशन भी हमारा फ्रेगमेंटेशन की तरह होता है, कि यहाँ पे आपकी जो बॉडी है, पेरेंटल बॉडी है, उससे सपोज कोई पार्ट लॉस्ट हो गया, तो जो भी आपका जो भी पार्ट लॉस्ट होगा वो आगे जाके क्या बनाएगा, आपका न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, प्लेनेरिया अगेन। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये तो क्या आता है, आपका रिप्रोडक्शन का पार्ट है जो प्लेनेरिया में। एक आपने देखा है लिजर्ड में, लिजर्ड में क्या होता है, उसकी जो टेल होती है, आपने देखा होगा जब लिजर्ड की टेल ब्रेक हो जाती है तो दोबारा वो क्या कर सकती है, अपने को रीजनरेट कर सकती है, बट इट इज नॉट अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लेनेरिया में जो हो रहा है, इट इज द मेथड ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, वो आपका डिवाइड कर रहा है और अगेन आपका न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म कर रहा है, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होता है। लिजार्ड में टेल ब्रेक होगी तो वही आपका रीजनरेट होगी, ऐसा नहीं कि कंप्लीट वो नई लिजार्ड का फॉर्मेशन कर दे। देन नेक्स्ट आता है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन कब होता है, बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल में जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है। तो ये क्या आपका, इट इज अ मेथड ऑफ asexual reproduction for surviving in अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन का मीनिंग क्या है, कि वहां पे आपकी ड्रॉट कंडीशन है, वहां पे आपका बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, या वहां पे आपका बारिश हो रही है, वेदर कंडीशन अप्रोप्रिएट नहीं है, तो इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज द मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या हो रहा है, जो आपका एनिमल है वो आपकी जो भी अनफेवरेबल कंडीशन है उनको वहां पे टॉलरेट कर पा रहे हैं। तो अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारा स्पोर फॉर्मेशन बेसिकली किस किस में होता है, ये हमारी 2 मेन कैटेगरीज है आपकी, एल्गे, जो आपकी रेड एल्गे, ब्राउन एल्गे एंड ग्रीन एल्गे है, एंड फंगस। इन दोनों में ये आपका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है फॉर द सर्वाइवल इन द अनफेवरेबल कंडीशन, और किसी किसी में ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर सकता है।
तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। अच्छा, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन अभी हमने ये डिस्कस नहीं किया कि दिस इज अ डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो जो हमारा रिप्रोडक्शन है इसको हमेशा याद रखना है, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हमने ये सेंटेंस यहाँ पे क्यों बोला कि रिप्रोडक्शन हमारा डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, ये तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता ही नहीं है, ये तो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे प्रेजेंट है। बिकॉज कुछ हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से? बिकॉज एक्सेप्शंस आर म्यूल। फर्स्ट एक्सेप्शन क्या हमारा? म्यूल। म्यूल जो होता है आपका हॉर्स एंड डोंकी से बनता है, ये कैसा होता है? स्टेराइल होता है, ये आपका रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी वर्कर हनी बी है, हनी बी में डिफरेंट टाइप की हनी बी होती है, ड्रोन होता है, क्वीन बी होती है। तो जो वर्कर हनी बी होती है ये भी कैसी होती है? आपकी स्टेराइल होती है, ये आपका रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है बट ये आपका रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। इसके अलावा स्टेराइल ह्यूमन कपल, जो ह्यूमन कपल आपका रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, जो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए फिर टेस्ट ट्यूब बेबी ये सब चीज का जरूरत पड़ता है, तो वो भी किसके आपके एक्सेप्शन हो जाएंगे? दे आर द एक्सेप्शन ऑफ द रिप्रोडक्शन। इसीलिए हमने बोला है कि जो हमारा रिप्रोडक्शन है इट इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, ये सब लिविंग बीइंग है बट इसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। देन जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दैट इज द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है? हम बोलते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या प्रेजेंट होगा? सबसे पहले आपका सेल प्रेजेंट होगा। जो सेल्स हैं ये आपके आगे जाके क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म योर टिश्यू। देन टिश्यू आपका कंबाइन होके क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म द ऑर्गन। देन ऑर्गन आपका कंबाइन होके दे विल फॉर्म योर ऑर्गन सिस्टम। एंड देन ऑर्गन सिस्टम आपका कंबाइन होके क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? हमारा सेल से स्टार्ट हो रहा था, लास्ट में जाके उसने क्या बनाया? कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें तो केवल एक सेल प्रेजेंट है, उसी ने सब कुछ करना है, वहां पे टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम ये सब आपका एब्सेंट रहता है। लेकिन अगर हम मल्टी सेल्युलर डेवलप्ड फॉर्म की बात करें तो सेल होगी, सेल आपका कंबाइन करेगी, टिश्यू बनाएगी, देन टिश्यू आपका कंबाइन करके ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन आपका कंबाइन करके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, एंड देन ऑर्गन सिस्टम कंबाइन करके आपका पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे। तो सारी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? सेल से हो रही है। इसीलिए हमने क्या बोला? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। और जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, चाहे आपका यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो या आपका मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सब में क्या प्रेजेंट होगी? सेल। एक्सेप्शन इज द वायरस, वो हम लिविंग और नॉन लिविंग किसी में बोलते ही नहीं। तो बेसिकली सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग जो आपके ऑर्गेनिज्म है वो आपके टू टाइप्स के हो सकते हैं। कौन कौन से टू टाइप्स के हो सकते हैं? यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर का मीनिंग है ओनली वन सेल इज प्रेजेंट। यहाँ पे क्या होगा? आपका ओनली वन सेल प्रेजेंट होगा विच विल परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ द बॉडी। मल्टी सेल्युलर का मीनिंग क्या है? यहाँ पे क्लस्टर ऑफ cells are present। ये क्या बनाएंगे आगे जाके? they will form your tissue, organ system and then they will form a complete organism। तो यूनिसेल्युलर की अगर हम बात करें तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? अभी हमने पढ़ा योर अमीबा। एंड अगर मल्टी सेल्युलर की बात करें तो जो भी हमारे और एग्जांपल है पूरे जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, कॉमन एग्जांपल हमने यहाँ पे बोल दिया ह्यूमन बींग, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। या फिर जो आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब क्या होंगे? आपके मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। और अगर हम सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये भी क्या है? आपका कोई भी नॉन लिविंग थिंग में हमारी सेल्स प्रेजेंट नहीं होगी। सब में जो केवल हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारी सेल प्रेजेंट होगी। तो सेल्युलर organization is the defining property of living organism।
जो हमारे नॉन लिविंग थिंग है, किसी भी नॉन लिविंग थिंग में सेल प्रेजेंट नहीं होगा, सेल केवल आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा। तो इसीलिए हमने बोल दिया कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें कोई भी एक्सेप्शन आपका प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो अभी तक आपने ग्रोथ पढ़ा, नॉन डिफाइनिंग का, रिप्रोडक्शन पढ़ा, नॉन डिफाइनिंग का, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, डिफाइनिंग है, मेटाबॉलिज्म पढ़ा, वो भी डिफाइनिंग है। तो ये चीजें अपने को याद रखनी है साथ में। देन लास्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दैट इज द कॉन्शियसनेस। और कॉन्शियसनेस बेसिकली हमारा होता क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। कॉन्शियसनेस क्या हमारा, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सेंस द सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दैट स्टिमुलस। कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो उसको क्या करेगा, सेंस करेगा और उसके अगेंस्ट आपका रिस्पॉन्ड करेगा। तो यहाँ पे जो हमारे स्टिमुलस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं आपके, दे कैन बी योर फिजिकल स्टिमुलस, इट कैन बी योर बायोलॉजिकल स्टिमुलस, और इट कैन बी योर केमिकल स्टिमुलस। ये स्टिमुलस आपका कैसा भी हो सकता है। ठीक है, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन स्टिमुलस को सेंस करेगा एंड देन इसके अगेंस्ट क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे अगर हम टेम्परेचर की बात करें, अगर हम ह्यूमन बींग की बात करें, सपोज टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है तो हमें पता है ना कि हमारे सराउंडिंग में हॉट टेम्परेचर है, आप क्या करते हो, फैन चलाते हो। फैन से भी अगर आपको ठंडा नहीं होता है तो आप कूलर ऑन करते हो, अगर कूलर भी सफिशिएंट नहीं है तो यू विल ऑन द एसी। तो आपने क्या किया, अपने एनवायरनमेंट को सेंस किया। या फिर विंटर सीजन की बात करें, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे आपके कपड़े इंक्रीज हो जाते हैं, आप स्वेटर्स और ज्यादा पहनते रहते हो। तो आप क्या कर रहे हो, अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर रहे हो और फिर इसके अगेंस्ट आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो। ऐसे प्लांट भी करते हैं, ऐसे एनिमल भी करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्शियसनेस है ये क्या है, आपका मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड टर्म है। ये हमें ध्यान रखना है कि कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर। जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होता है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन प्रेजेंट नहीं होता। इसको ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि विच इज द मोस्ट ऑब्वियस या टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर। तो वो कौन सा है हमारा, दैट इज द कॉन्शियसनेस, मीन्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द स्टिमुलस। ठीक, अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें से जो ह्यूमन है वही केवल ऐसे ऑर्गेनिज्म है हु इज अवेयर अबाउट हिमसेल्फ। इसको हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब इसकी क्या मीनिंग है, कि हम ह्यूमन बीइंग को रहता है, हम बोलते हैं हम कॉन्शियस रहते हैं, कि आपको लगता है कि हम बाहर जा रहे हैं तो क्या हम सही लग रहे हैं, या आप ऐसा लिख रहे हो, क्या आप सही से लिख रहे हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं। आपको किसी चीज से अगर हर्ट हो गया, अब किसी चीज से चोट लगी, तो आप उसको लेके कॉन्शियस हो जाते हो कि नहीं भाई इस चीज को दोबारा हमें टच नहीं करना है। तो हम कैसे हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस हमें प्रेजेंट होती है। अगर हम नॉन लिविंग थिंग की बात करें, सपोज आप चल रहे हो, चलते चलते आपको किसी चेयर से ठोकर लग गई। ठीक, तो ऐसा तो नहीं ना सेकेंड टाइम जब आप जाओगे चेयर खुद से वहां से हट जाए, वो नॉन लिविंग थिंग है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती। लेकिन आप तो कर सकते हो ना, आप उसको हटा के वहां से रख सकते हो। तो ये क्या है आपका, दिस इज द कॉन्शियसनेस। ठीक है, जो हमारा फोटो पीरियड है, फोटो पीरियड का मीनिंग क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन ऑफ द डे। ठीक, ये डे का कितना टाइम ड्यूरेशन है वो अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सीजनल ब्रीडर का मीनिंग क्या है, एनिमल के केस में जैसे डॉग वगैरह है, ये हमेशा हर टाइम आपका सेक्सुअली एक्टिव नहीं रहते। कुछ ऐसा पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसमें ये आपके एक्टिव होते हैं, जिसमें आपका रिप्रोडक्शन कर सकते हैं एंड देन आपके ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्लांट्स में भी ऐसा होता है, प्लांट्स में भी फ्लावरिंग के लिए फोटो पीरियड आपका यूज होता है, कि जब फोटो पीरियड उसको अप्रोप्रिएट मिलेगा तभी प्लांट क्या करेगा, फ्लावरिंग करेगा, तभी वो आपके फ्रूट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस। तो बेसिकली आज हमने आपके 5 टाइप के डिफाइनिंग कैरेक्टर डिस्कस किए, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, योर रिप्रोडक्शन, और आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। इसमें से अगर हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो कौन कौन सा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मीन्स इसमें कोई भी एक्सेप्शन प्रेजेंट नहीं होगा। तो कौन कौन था, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस एंड मेटाबॉलिज्म, इसमें हमारा कोई भी एक्सेप्शन प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा अगर आप रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ की बात करो तो वहां पे एक्सेप्शन प्रेजेंट है, आप उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते हो। इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात करो तो आप उसको वहां पे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हो, क्योंकि वो केवल किसमें हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है। तो
बेसिकली आज के लेक्चर में हमने यहाँ पे डिस्कस की आपके डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके डिस्कस करेंगे वेरियस अदर टर्म्स। अभी आपका टेक्सोनॉमी डिस्कस करना है, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की डिस्कस करना है। तो तब तक के लिए आप इसको स्टडी करिए। हैप्पी लर्निंग।